जब जब जुल्फे तेरी कंवरियों का दिल मचले, कंवरियों का दिल मचले जिंद मेरी। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूं। आज शनिवार है और हमेशा की तरह इस शनिवार को भी आपको कहानी सुनाने का वादा है। आज एक शायर, एक गीतकार, एक बेहतरीन इंसान की कहानी आपको सुना रहा हूं। और इस गीतकार, इस शायर को पैदा हुए पूरे 101 साल हो गए हैं। गजब की लेखनी थी उनकी, गजब के हर्फ थे उनके पास। फिल्मों में उनके गानों का सिक्का चला, लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे खास बात, सबसे खास पहलू उनका इश्क था। मोहब्बत हुई, परवान भी चढ़ी। पूरी दुनिया को इस बात का इल्म था, पता था। इसी शायर की एक अधूरी सी प्रेम कहानी। टैलेंट, काबिलियत, हुनर, इन सब को छिपा पाना, रोक पाना नामुमकिन जैसा ही होता है। और ऐसा ही कुछ मामला था 8 मार्च 1921 को जन्मे अब्दुल हई साहब का। और हई साहब को दुनिया साहिर लुधियानवी के नाम से जानती है। यह महज इत्तेफाक ही है कि साहिर का जन्म 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ था। और साहिर की शायरी और गाने सुनकर आपको यूं लगेगा कि वो स्त्री मन को इस कदर समझते थे कि गीत लिखते हुए भी जैसे खुद औरत हुए जाते हों। बचपन में साहिर को उनकी मां ने पिता के साये से थोड़ा सा दूर, लेकिन मजबूती और हिम्मत से अकेले और मुश्किल हालात में पाला। इसकी झलक आपको 1978 में आई फिल्म त्रिशूल के उस गाने में देखने मिलती है, जहां वहीदा रहमान मजदूरी कर अकेले अपने बेटे यानी अमिताभ बच्चन को पालती हैं। लेकिन वो जो गीत गाती हैं उसमें कमजोरी नहीं, हिम्मत है। और वो गाना था, मैं तुम्हें रहम के साये में पलने ना दूंगी, जिंदगी की कड़ी धूप में जलने दूंगी, ताकि तब के तू फौलाद बने, मां की औलाद बने। ये है साहिर। साहिर की जिंदगी में सबसे ज्यादा बात उनकी मोहब्बत, उनके इश्क की होती है। और हो भी क्यों ना, उस इश्क में कुछ बात ही ऐसी थी। बात 1944 की है, जब साहिर पहली बार लेखिका अमृता प्रीतम से मिले थे। अमृता साहिर से 2 साल बड़ी थी और 1919 में पैदा हुई थी। साहिर और अमृता की पहली मुलाकात लाहौर और दिल्ली के बीच में एक जगह थी, प्रीतनगर। वहां पर दोनों की मुलाकात हुई थी। अब इसे आप किस्मत नहीं तो क्या ही कहेंगे कि इश्क के, दोनों के इश्क के अफसाने का जो आगाज था वो जहां से होता है, उस जगह का नाम प्रीतनगर है, यानी प्यार की नगरी। साहिर जुनूनी और आदर्शवादी थे और अमृता बेहद दिलकश, अपनी खूबसूरती में भी, अपनी लेखनी में भी। दोनों एक मुशायरे में शिरकत के लिए प्रीतनगर पहुंचे थे। मध्यम रोशनी वाले कमरे में, जैसा मतलब आप देखिए, ईश्वर ने भी सारी परिस्थितियां बिल्कुल रच दी थी इश्क के लिए। मध्यम रोशनी वाले कमरे में दोनों की आंखें चार हुई और बस प्यार हो गया, जैसा कि होता है। प्यार तो हो गया, लेकिन ये उस दिशा में चल पड़ा जिसका कोई और छोर नहीं था। जिस वक्त अमृता साहिर से मिली, वो प्रीतम सिंह की पत्नी थी। उनके नाम में भी अमृता प्रीतम ही है, जो शुरू से था और अंत तक रहा। यह शादी अमृता के बचपन में ही तय कर दी गई थी और अमृता अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं थी। साहिर से मिलने के बाद उनकी जिंदगी में एक खुशी की लहर दौड़ गई। अमृता दिल्ली में रहती थी और साहिर लाहौर में। 2 मोहब्बत करने वालों के बीच की इस दूरी को दूर किया चिट्ठियों ने, खतों ने। दोनों के शरीर दूर थे, लेकिन दिल करीब थे और आत्मा एक। सो कागज पर एक इश्क उकेरा जाता रहा। प्यार के पैगाम लाहौर और दिल्ली के बीच लगातार आते जाते रहे। अमृता के खतों को पढ़ें तो पता चलता है कि वो साहिर के इश्क में पूरी तरह से रंग चुकी थी, दीवानी हो चुकी थी। वो उन्हें मेरा शायर, मेरा महबूब, मेरा खुदा और मेरा देवता कहती थी। साहिर की जीवनी साहिर अ पीपुल्स पोएट लिखने वाले अक्षय मानवानी बताते हैं कि अमृता इकलौती महिला थी जो साहिर को शादी के लिए राजी कर सकती थी, मना सकती थी। एक बार साहिर ने अपनी मां सरदार बेगम से कहा भी था कि वो अमृता प्रीतम थी, वो आपकी बहू बन सकती थी। साहिर शायर थे और शायर का जुनून किसी बंदिश में बंधने के लिए राजी नहीं होता। ऐसा होता है, जो लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं, दिमागी रूप से बहुत जबरदस्त होते हैं, वो
कुछ मानते नहीं हैं और मान सकते भी नहीं हैं, क्योंकि हर चीज़ तर्क की कसौटी पर कसते हैं और तर्क कुछ मानता नहीं है। ऐसा ही साहिर के साथ भी हुआ। उन्होंने अमृता से मोहब्बत तो की, लेकिन अधूरी। वो दिलों के फासले तय नहीं करना चाहते थे। वो एक दूसरे को चिट्ठी तो लिखते थे, मगर दोनों की मुलाकातें बमुश्किल ही होती थीं। और जब भी दोनों मिले तो खामोशी के साए में। अपनी आत्मकथा रसीदी टिकट में अमृता ने साहिर के साथ हुई मुलाकातों का जिक्र किया है। वो लिखती हैं कि जब हम मिलते थे तो जुबान खामोश रहती थी, आंखें बोलती थीं। दोनों बस एकटक एक दूसरे को देखते रहते थे। इस दौरान साहिर लगातार सिगरेट पीते रहते थे। मुलाकात के बाद जब साहिर वहां से चले जाते थे, मोहब्बत देखिए आप, मुलाकात के बाद जब साहिर चले जाते थे अमृता के पास से, तो अमृता उनके सिगरेट के ठूंठों को, अपने दीवाने के सिगरेट के ठूंठों को अपने होठों से लगाकर उनके होठों की छुअन महसूस किया करती थी। लेकिन इन दोनों की मोहब्बत की राह में कई रोड़े थे। एक वक्त था जब अमृता और साहिर दोनों लाहौर में रहा करते थे और फिर बंटवारा हो गया। अमृता अपने पति के साथ दिल्ली आ गई और साहिर मुंबई में रहने लगे। अमृता अपने प्यार के लिए शादी तोड़ने को तैयार थी। बाद में वो अपने पति से अलग भी हो गई। दिल्ली में एक लेखिका के तौर पर वो अपनी पोजीशन और शोहरत को भी साहिर पर कुर्बान करने के लिए तैयार थी। साहिर ने अमृता को जहन में रखकर न जाने कितनी नज़में, कितने गीत, कितने शेर और कितनी गजलें लिखी। अमृता ने भी अपनी आत्मकथा रसीदी टिकट, जिसका जिक्र अपन कर चुके हैं, उसमें उन्होंने साहिर से अपने प्यार का खुलकर इजहार किया है, कुछ भी नहीं छुपाया। यही खास बात है। लेकिन साहिर कभी भी अमृता को पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार नहीं हो सके और उन्हें वजह सिर्फ इतनी सी थी, न जाने क्यों शायर को लगता था कि इस प्यार का भविष्य नहीं है। न जाने क्यों वो अमृता के लिए जो प्यार महसूस करते थे उसे वे अपनी कलम से तो जाहिर कर लेते थे क्योंकि शायर थे, लेकिन वो उसे अमृता को महसूस नहीं करा पाए। अमृता के साथ रिश्ते में साहिर ने खुद को लुटे पिटे, हारे हुए आशिक के तौर पर पेश किया था। मगर मोहब्बत का सिलसिला उस वक्त टूट गया जब साहिर 1960 में एक मशहूर सिंगर, एक सुधा मल्होत्रा के इश्क में पड़ गए। जब साहिर और अमृता के बीच इश्क उफान पर था तो अमृता ने एक कहानी लिखी थी। इसमें उन्होंने साहिर से अपनी पहली मुलाकात का जिक्र किया था। अमृता को उम्मीद थी कि साहिर इस बारे में जबान से नहीं, कम से कम कलम से तो कुछ बोलेंगे, मगर साहिर ठहरे, खामोश ही रहे हमेशा की तरह। ना तो अपने दोस्तों से कुछ कहा और ना ही कुछ लिखा। बाद में साहिर ने अमृता को बताया कि उन्हें वो कहानी पसंद आई थी, मगर वो इसलिए खामोश रहे क्योंकि उन्हें डर था कि कुछ लिखेंगे या कहेंगे तो दोस्त उनका मजाक बनाएंगे। ये है शायर, ये है साहिर, ये सोचते हैं और बस यहीं से वो परेशानियां शुरू हो जाती हैं। साहिर के जानने वालों का ऐसा कहना है कि उनकी ज़िंदगी में उनकी मां सरदार बेगम का काफ़ी दखल था। औरतों से उनके रिश्ते सरदार बेगम के असर के हिसाब से तय होते थे। सरदार बेगम ने अपने पति को अकेले छोड़कर ही अकेले साहिर की परवरिश की थी और साहिर ने देखा था कि उन्हें पालने के लिए माँ ने कितनी दिक्कतें झेली और इसलिए वो अपनी माँ का बहुत सम्मान करते थे। एक फिल्म डायरेक्टर का कहना है कि साहिर अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, उनका बहुत सम्मान करते थे और इसी वजह से वो किसी औरत को तवज्जो नहीं दे पाए। माँ के बाद अमृता ही वो इकलौती औरत थी जिन्हें साहिर की इतनी तवज्जो मिली, प्यार भी मिला, लेकिन खामोशी से। संगीतकार जयदेव ने एक बार बताया था कि जयदेव बताते हैं कि एक बार मैं साहिर से मिलने गया और हम दोनों किसी गाने पर काम कर रहे थे। तभी जयदेव साहब की नज़र साहिर के घर रखे एक गंदे से कप पर पड़ी। उन्होंने साहिर से कहा कि यार कप कितना गंदा हो गया है, लाओ मैं इसे साफ कर देता हूं। तो साहिर साहब ने वार्निंग दी, कप को छूना मत जयदेव।
जब आखिरी बार अमृता यहाँ आई थी तो उसने इसी कप में चाय पी थी। क्या कमाल है, नॉस्टैल्जिक उस लव की, उस प्लेटोनिक लव की। मतलब क्या ही आप मिसाल देंगे कि एक तरफ इतना इश्क लेकिन अपना नहीं रहे हैं, अपना नहीं सकते, न जाने वो कौन से तर्क थे। वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं और आप हैं कि बस एक कदम नहीं चल सकते, जबकि वो आपका बाहें फैलाए इंतजार कर रही हैं। वो थे साहिर। अपने दौर में साहिर और अमृता ने जैसा प्यार किया उसे समाज में पाप माना जाता था। यार सोचिए, मतलब आज़ादी के पहले और आज भी, आज 2022 में हम खड़े हैं और चीज़ें आज भी थोड़ी सी मुश्किल हैं। मम्मी पापा से बात करने में मुश्किल होती है, कहीं बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन आज से 70-80 साल पहले हाउ कैन इमेजिन कि क्या हुआ होगा। और वो लड़की जो एक शादीशुदा थी और वो एक शायर से प्यार कर रही है, मगर ये रिश्ता बेहद पवित्र था जिसे खतों और खामोशी के जरिए दोनों ने बहुत खूबसूरती से निभाया। अमृता प्रीतम ने एक घटना का जिक्र किया है कि जब वो और साहिर साथ में थे, साहिर बीमार थे और अमृता उनके बिस्तर के बगल में बैठकर उनके सीने और बाहों पर विक्स लगा रही थी। इस नज़दीकी का जिक्र करते हुए अमृता ने लिखा है, काश मैं उस लम्हे को हमेशा जी सकती। 25 अक्टूबर 1980 को यह शायर दुनिया से रुखसत हो गया। दोस्तों, इश्क, प्यार, मोहब्बत, कुछ भी कह लें आप, सदियों से यही नाम चलते चले आ रहे हैं, लेकिन ना तो कभी कमज़ोर हुए और ना ही कभी फीके पड़े। और ये शब्द सीमाओं, बंधनों, ताकीदों, वर्जनाओं से परे होते हैं। कोई कितना ही इंटेलेक्चुअल या दिमागी रूप से सुदृढ़ होने का दावा करे, लेकिन इसकी गिरफ्त में आने पर सब फना हो जाता है, जिसमें यह वो खूबसूरत एहसास है जिसमें फंसने के लिए सदियों से मंसूबे बनाए जा रहे हैं। इश्क में नाकाम या कामयाबी जैसी कोई बात नहीं होती, बस इश्क होता है जिसमें जगह और जिसके लिए जगह, जिसमें जगह और जिसके लिए जगह, बस वही काफी है। अब जिसके लिए जगह वो उसे समझे ही ये कतई जरूरी नहीं। सामने वाला भी आपको इश्क करे तो इससे बेहतर क्या ही होगा। और यदि वो आपसे मोहब्बत करता है, आपकी मोहब्बत का वैसा ही रिप्लाई देता है, तो अपनी मोहब्बत का जश्न मनाइए, वही पुरकशिश मुस्कुराते हुए। और वो नहीं करता इश्क तो अकेलापन काफ़ी है, कोई समस्या नहीं, बस यूं ही चलते चले जाइए अपने इश्क के साथ। दोस्तों, ज़्यादा ज्ञानवाणी हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मामला इश्क का रहता है, थोड़ा ज्ञानी बनना तो लाजमी है। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए। यदि हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। आज आपको साहिर साहब के कुछ नगमों के साथ छोड़कर जा रहा हूँ, उनकी लेखनी के साथ छोड़कर जा रहा हूँ, उनके हरफों के साथ छोड़कर जा रहा हूँ, उनकी मोहब्बत के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। गाने सुनिएगा। जय हिंद। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। कह दूं तुम्हें क्या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, तो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है। कहे तो मैं बता दूं मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं, तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें।